क्या समझ नहीं आ रही थी कि हाँ क्या करें, कहाँ जाएँ, ये भगवान तू है कहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ नहीं कहीं वहाँ मैंने जाना। और बस एक ही अरदास करनी कि प्रभु मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे, मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे, मैं करूँ कहाँ, कहाँ जाऊँ? मैं पागल होने वाली स्थिति आ गई। ये अचानक ही इस पे ढूँढते-ढूँढते मेरे को यहाँ की साइट नज़र आई। तो वहाँ पे मैंने देखना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे को जसवीर सर की जो उनकी वीडियोज़ हैं 71 2 वीडियोज़ वो मेरे को दिखाई दी साइट पे। तो मैंने धीरे-धीरे वो वीडियो देखी सारी, धीरे-धीरे फिर मेरे को थोड़ा-थोड़ा नॉलेज इससे हुआ। फिर उसके बाद मैंने श्वेता मैम की, नम्रता मैम की, बाकी कुछ-कुछ वीडियो डॉक्टर साहब की, वो मैंने धीरे-धीरे देख के और फिर मैंने यहाँ आने से 15-20 दिन पहले मेरा ना इस मीटिंग से कनेक्ट बन गया। मैंने मीटिंग देखनी शुरू कर दी। 20 एक दिन पहले मैंने डेली शाम की मीटिंग देखनी, बस शाम होनी कि मैंने मीटिंग में बैठ जाना। और मीटिंग देख-देख के मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ, इतने लोग ठीक होके जा रहे हैं, इतने लोग ठीक होके जा रहे हैं, शायद हमारा कुछ बने यहाँ जाके। जैसे होता है समाज में, रिश्तेदारी में, लोगों में, सब ने मेरे को यही बोला कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। इसकी शादी तुम कर रही हैं, ये सुधर जाएगा। पहले तो घर से निकले, स्ट्रेस मेरे को शुरू हो जाता था कि आज पता नहीं क्या करके आएगा, आज क्या मेरे को सुनाएगा ये। इतनी इज़्ज़त हमारी उसने हमारे समाज में खराब कर दी हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। सारे बोलते थे ये मैडम कैसी है, सारी दुनिया के बच्चे पढ़ाए इसने और अपना बच्चा इससे सँभाला नहीं जा रहा है। ये है कैसे? जैसे हमारे समाज में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं लोग? एक ये रखना, एक जिसको बोलते हैं ना, जैसे एक नाटक में श्रद्धा और सबूरी। डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धा रखो, दवाइयों के प्रति श्रद्धा रखो और मन में सबूरी रखो। ये काम धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे होगा, पर होगा ज़रूर। मेरे को तो विश्वास ही नहीं था कि मैंने कहा और ठीक हो जाएँगे, बेटा मेरा कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मेरा पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकता। आए तो थे हम एक आदत, जिसे हम सब बोलते हैं आदत, एक लत, एक बुरी आदत को छुड़ाने के लिए हम आए हुए थे। लेकिन यहाँ आके पता लगा कि आदत नहीं है तो कुछ और ही चीज़ें हैं। कहीं और से और ही पहुँचते गए हम लोग। इससे पहले कि मैं आगे बातें करूँ, सबसे पहले तो बड़ा-बड़ा थैंक यू जसवीर सर आपका, भाटिया सर का तो ख़ैर है ही है, अमन मैम का, अनु जी का, सबका, श्वेता जी का, उधर परे हमारे जो काउंसलर हैं निखिल जी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करती हूँ निखिल को, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करती हूँ। जब भी मेरे को दिक्कत आती है तो मैं फटाफट से निखिल जी को फ़ोन करती हूँ। राधिका हमारी पुरानी साथी है। पिछले साल हमारे जितने भी त्योहार हुए, हैप्पी बर्थडे हुए, बेटे का, बहू का, करवा चौथ, दिवाली, सारे हमने यहीं मनाए। करवा चौथ को तो मैं और राधिका इकट्ठे ही थे पर उधर। तो बड़े अच्छे त्योहार रहे हमारे सारे। तो शुरू से मैं शुरू करती हूँ बातें। मुझे लगता है पिछले जब हमारे आने से 8-10 साल पहले से बेटा मल्टीपल एडिक्शन में था। शुरू के 4-5 साल तो हमें पता नहीं लगा, पता ही नहीं लगने दिया, पढ़ता रहा। पहले कॉलेज चला गया, फिर यूनिवर्सिटी चला गया। नहीं हमें उतना पता था। फिर उसके बाद जब वो अपनी ग्रेजुएशन की लॉ की डिग्री करके वापस आया, तो धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ें हमें समझ आने लगी। कुछ उसकी आवाज़ अलग थी, उसका व्यवहार अलग था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, पर समझ नहीं आती थी कि क्या है। ऐसा मेरे को पता था कि स्मोक करता है, कुछ चीज़ें लेता है, तो उसको हम नॉर्मली लेते थे कि बच्चे चलो आजकल ऐसा समय ऐसा है कि चलो बच्चे लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो ऐसे-ऐसे करते-करते काफ़ी 3-4 साल और बीत गए। जैसे-जैसे उसकी स्टेजेज़ बढ़ती गई, जैसा कि हमें यहाँ आके पता लगा कि एडिक्शन की जो डिज़ीज़ है, उसकी भी स्टेजेज़ हैं। जैसे बाकी बीमारियों की स्टेजेज़ हैं, इसकी भी स्टेजेज़ हैं। मेरे को तो पता नहीं था इस चीज़ का। तो यहाँ आके मेरे को ये सब पता लगा। तो 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो उसके व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बदल गए। बहुत ही ज़्यादा उसने उसकी स्टेज काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी शायद। तो बिल्कुल रात को, दिन को बहुत ही बुरा हाल था। और हम लोग उसके पीछे-पीछे चले हुए हैं, उसको ढूँढ रहे हैं, कहाँ है, आ रहा है, जा रहा है, बस घर आना, 10 मिनट बैठना, फिर भाग जाना। रात को भी उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, कहाँ है, कमरे में झाँक-झाँक के देख रहे हैं। रात को 12 बजे भी सारी-सारी रात नींद नहीं आनी मुझे। रात को भी देख रही हूँ, सुबह भी देख रही हूँ, ड्यूटी भी जा रही हूँ। मैं अपनी छोटी-सी जॉब करती थी, मैं टीचर थी। तो वहाँ भी उस वही ख़्याल, घर में भी वही ख़्याल, सोते भी वही ख़्याल, जागते भी वही ख़्याल। वो तो बीमार था ही था, साथ में हम भी बीमार हो चुके थे। तो 2021 से हमने उसका ट्रीटमेंट, इस यहाँ आने से पहले हम उसके 2 ट्रीटमेंट कर चुके थे। 2021 में जब हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो अपने वहाँ लोकल
हॉस्पिटल में शुरू किया, वहाँ के बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट बैठते थे। लेकिन पता नहीं अब हमें जानकारी नहीं थी कि वो, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन वो एक आदत का इलाज कर रहे थे। वो हमें दवाइयाँ देते थे, हम घर चले जाते थे। वो कुछ दवाइयाँ खाता था, कभी नहीं खाता था, और वही वो वैसी-वैसी चाल साल भर चलती रही, 2022 तक। वो अपना काम भी करता रहा, अपनी ड्यूटी भी जाता था, घर भी आता था, साथ-साथ ये सब कुछ भी हो रहा था। तो लोगों में फिर जैसे होता है समाज में, रिश्तेदारी में, लोगों में, सब ने मेरे को यही बोला कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। इसकी शादी तुम कर रही हैं, ये सुधर जाएगा। फिर मेरे को भी लगा ऐसा ही होता होगा, फिर बेटा जब बड़ा हो गया, 30-31 साल का हो गया, तो शादी नहीं करवा पा रही हूँ मैं इसकी। तो फिर हमने इसकी शादी कर दी। एक कॉमन सेंस जैसे बोलते हैं, सारे कॉमन सेंस से हम भी चलते रहे कि ऐसा। शादी के बाद भी फिर उसने कैसे ठीक होना था? अब जब मैं सोचती हूँ कि एक टीबी के पेशेंट का शादी कर दो तो वो ठीक थोड़ी होगा, तो उसको उसको भी बीमार कर देगा। तो शादी के बाद भी हालात वही कुछ दिन ठीक रहे, फिर वही, फिर उसने हमेशा, फिर वो वैसे मानता था कि मैं ये लेता हूँ, ये सब चीज़ें लेता हूँ, वो मानता था। लेकिन हर साल उसने ये बोलना, मैं मम्मी 31 मार्च से ना मैं छोड़ दूँगा, नए साल से ना मैं छोड़ दूँगा। मैं बर्थडे से ना अब मैं बदल जाऊँगा, देखना आपने, मेरा बर्थडे आएगा ना, बर्थडे से अगले दिन देखना आपने मेरे को। तो फिर मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी से देखना कि नहीं ऐसा होता होगा। 2-4 दिन के बाद फिर वही हाल, फिर वही हाल। तबीयत का बुरा हाल, सेहत बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड। इतना कमज़ोर कि यहाँ जब हम आए तो उसका पता नहीं 60 केजी वज़न था, जबकि उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। इतना लंबा और ऐसा पतला, बिल्कुल कमज़ोर। तो फिर 2023 में फिर हमने वो ट्रीटमेंट छोड़ा, तो 2022 के एंड में फिर बच्चों ने खुद ही ढूँढा कि चंडीगढ़ में कोई साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, तो फिर हमने वहाँ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 5-6 महीने वहाँ ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वहाँ भी वही वही हाल, कुछ नहीं, कुछ कोई फ़ायदा नहीं। वहीं उन्होंने वो 12 15-15 गोलियाँ दे देनी और हमने वो खानी, और बस वो वही सो रहे हैं, उठ रहे हैं। एक दिन उसको बड़ा ज़ोर का पैनिक अटैक पड़ा। पिछले साल सर्दियों में, फरवरी के महीने में उसको इतना पैनिक अटैक पड़ा कि उसने सारा कमरा तहस-नहस कर दिया, सारे खिड़कियाँ तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए। हमारे को भी धक्के दे के इधर-उधर करके उसने, हम सारे वैसे परेशान हो गए। फिर समझ ही नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि इन बीमारियों की अवेयरनेस तो हमारे समाज में है नहीं। हम तो वैसे भी बिल्कुल रिमोट गाँव से हैं, जो हम बिल्कुल विलेज में रहते हैं, रिमोट में, तो वहाँ से शहर आने के लिए भी हमको 60 किलोमीटर चलना पड़ता है, मतलब गाड़ी में आना पड़ता है। तो कुछ पता नहीं क्या करना है। बड़े परेशान, बहुत बदहाल, बहुत परेशान। समाज में एक हमारा रुतबा था, रुतबा खत्म, इज़्ज़त खत्म, सेहत खत्म, पैसे खत्म। मैं बता नहीं सकती कि हम कितने परेशान थे और कितना हमारा हाल ख़राब था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। हमने कुछ पैसे जोड़-जाड़ के उसके खाते में कुछ एक फ़िक्स डिपॉज़िट रखा होता भी, चलो कल दिन काम आएगा। वो भी उसने पता नहीं कब निकाल के ख़त्म कर दिया है, कुछ पता नहीं हमें। फिर अचानक ही मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी कि क्या करना, इसका करना क्या, समझ नहीं आ रही थी कि हाँ, क्या करें, कहाँ जाएँ, ये भगवान तू है कहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ नहीं कहीं वहाँ मैंने जाना। और बस एक ही अरदास करनी कि प्रभु मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे, मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे, मैं करूँ कहाँ, कहाँ जाऊँ? मैं पागल होने वाली स्थिति आ गई। ये अचानक ही इस पे ढूँढते-ढूँढते मेरे को यहाँ की साइट नज़र आई, तो वहाँ पे मैंने देखना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे को जसवीर सर की जो उनकी वीडियोज़ हैं, 71-2 वीडियोज़, वो मेरे को दिखाई दी साइट पे। तो मैंने धीरे-धीरे वो वीडियो देखी सारी, धीरे-धीरे फिर मेरे को थोड़ा-थोड़ा नॉलेज इससे हुआ। फिर उसके बाद मैंने श्वेता मैम की, नम्रता मैम की, बाकी कुछ-कुछ वीडियो डॉक्टर साहब की, तो ख़ैर उसमें अनगिनत वीडियोज़ हैं, वो मैंने धीरे-धीरे देख के, और फिर मैंने यहाँ आने से 15-20 दिन पहले मेरा ना इस मीटिंग से कनेक्ट बन गया। मैंने मीटिंग देखनी शुरू कर दी। 20 एक दिन पहले मैंने डेली शाम की मीटिंग देखनी, बस शाम होनी कि मैंने मीटिंग में बैठ जाना। और मीटिंग देख-देख के मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ, इतने लोग ठीक होके जा रहे हैं, इतने लोग ठीक होके जा रहे हैं, शायद हमारा कुछ बने यहाँ जाके। फिर मैंने यहाँ फ़ोन किया, तो फ़ोन रिदा मैडम ने उठाया। फिर मैंने इससे पूछा कि कैसे आना? हम तो इतनी दूर हैं। मैंने तो ज़िंदगी में इतना बड़ा सिटी देखा ही नहीं है। मैं कभी कहीं गई ही नहीं हूँ, कभी निकली ही नहीं हूँ। हमारा अपना अपना गाँव का जैसा जीवन होता है, वैसा जीवन था। तो फिर इनको मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने इनसे पूछा कि कितना है, इन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे-ऐसे है, तुम लोग आओ यहाँ, आओ तो सही तुम आना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ हम फ़ोन पे थोड़ी कुछ कर सकते। फिर मैंने 1 दिन फ़ोन किया, 2 दिन फिर मैं मन में वो सारा सोचा भी, इतना खर्चा है, शायद मैं अफ़ोर्ड ना कर पाऊँ।
फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक हो चुके थे हम लोग। फिर 3-4 दिन मेरी दबी दबी बेचारी फ़ोन मेरा सुन के दुखी हो गई एक दिन। वो फिर चुप ही रही, एक दिन उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, हमको निकलना है, हम चंडीगढ़ जा रहे थे। फिर चंडीगढ़ 21 दिन के बाद बुलाते थे लोग, तो हमारा चंडीगढ़ जाने का समय आ गया हुआ था जाने का। तो 22-23 कुछ मैंने फिर मैंने इन बच्चों से डिस्कस की, बेटे से भी डिस्कस की कि मैंने कहा चंडीगढ़ नहीं जाना हमने इस बार, हम अमृतसर चलते हैं। तो बोला, मम्मा आप क्या बोल रहे हो? कहाँ अमृतसर? कौन है? कहाँ कैसे हैं? हमें कुछ पता नहीं है यहाँ का। कौन? हम तो रास्ते का भी पता नहीं है। यहाँ आना तो दूर भई, हमने तो सिर्फ़ हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अमृतसर भी एक बड़ी सिटी है, ऐसा कुछ है। तो मेरे को मेरी ना एक बचपन की, हम लोग जब छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में तो होते थे, तो हम साथ पढ़ते थे। मेरे पड़ोस की एक फैमिली थी, उनकी एक बेटी यहाँ ब्याही हुई है, रामतीर्थ रोड पे थोड़ा अंदर जैसे। तो मैंने उसका उसका फ़ोन नंबर ढूँढा, मैंने इसको फ़ोन किया, अनीता उसका नाम है। मैंने कहा, अनीता ऐसे-ऐसे हम आ रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे मैंने हॉस्पिटल सुना है, भाटिया हॉस्पिटल तो है। हाँ बोलो, उन्होंने बोला आओ तुम लोग, ट्रिलियम मॉल बोलना तुमने, बाकी कुछ नहीं बोलना, ट्रिलियम मॉल के सामने है वो। फिर हमने सुबह गाड़ी की, तो बेटे ने बड़ा मेरे को परेशान किया कि मैं नहीं जाता टैक्सी-टुक्सी में, मैं नहीं जाता। बड़ी भारी उसको टर्मिनल यूनिक थी उन दिनों, अब तो थोड़ा ठीक है। मैंने तो अपनी गाड़ी लेके जानी। तो धीरे-धीरे तो थोड़ा उसको समझा के, बुझा के मैंने कहा ऐसा करेंगे ना, इस बार हम जा रहे हैं, थोड़ा चालाकी से झूठ-झाट बोल के उसको कि इस बार हमको तुम टैक्सी में चलो, शाम को तो हमने आ जाना है वापिस। तो हो सकता है फिर हम 3-4 बार फिर आएँ, तो फिर तू गाड़ी में आना। तो फिर वो मान गया। तो धीरे-धीरे करके हम फिर यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर वो चेकअप वगैरह करवाया उसका, जैसा भी होता है चेकअप वगैरह करा के उसको लिफ्ट से लेके वो 202 रूम में एडमिट कर लिया। मेरे को पता ही नहीं चला। हम लोग यहाँ 2 बजे पहुँचे और 4-5 बजे को वो एडमिट कर लिया। हम लोग अभी नीचे ही घूम रहे थे। फिर और मेरे को आते ही ना, जसवीर को सर को शायद याद हो कि नहीं है, मेरे को यही मिले यहाँ आते ही। याद है आपको? मैंने दूर से ही देख लिया इनको, मैंने कहा जी आप जसवीर सर है ना? इन्होंने बोला हाँ, मैं हूँ। बोले क्यों आए? चुट-मुट बात हुई? तो वैसे उन्होंने एडमिट कर लिया। और मैंने कहा मैंने पहले बड़े डॉक्टर साहब से मिलना है, फिर तब आगे बात होगी। फिर उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं अंदर चली गई। मैंने डॉक्टर साहब से और कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ उम्मीद है? कुछ होप है इसके ठीक होने की? मैंने कहा इसकी तो मेरे को दिखती नहीं शक्ल कि इसने ठीक भी कभी होना। मेरे को लगता था कि बाकी बच्चे ठीक हो जाएँगे, ये इतना बीमार है, ये ठीक हो ही नहीं सकता है। इसके इससे ये नहीं हो ही सकता ठीक। तो उन्होंने मेरे को बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ, क्यों नहीं? ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उम्मीद है इसकी। मैंने उसी टाइम, मेरे को अब मैं समझ आती है मेरे को कि मैंने उसी टाइम सरेंडर कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सोफ़े पे बड़े आराम से बैठ गई, ऐसे बिल्कुल हो के। मैंने कहा ठीक है, जब डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसने ठीक होना, तो इसका मतलब इसने ठीक होना। बस फिर मैंने नहीं देखा क्या टेस्ट लिए, मैंने नहीं देखा ब्लड में क्या है, मैंने नहीं देखा एक्स-रे में क्या है, मैंने कोई टेस्ट नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा कि क्या इसको निकला, क्या इसका कुछ है। मैंने कहा इसको एडमिट करो। फिर हम एडमिट हो गए, फिर मैं जैसे ही कमरे में आई, पूछो मत, क्या हाल हुए हमारे। उसने गालियाँ दे-दे के मारने को दौड़ा मुझे। गालियाँ दे-दे के तुम मेरे को एडमिट करो तो सही, मैं घर जाके तुम्हें बताऊँगा, मैं घर जाके तुम्हें बताऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब एडमिट हो गए हैं, फिर घर जाके की बात की है। तो फिर 10 दिन हम लगभग यहाँ एडमिट रहे। 2 या 3 अगस्त को हम फिर एडमिटेड शिफ्ट होना था। कि सारे इन लोगों ने हमें, मैंने तो मन में पहले सोचा था कि इसको रिहैबिलिटेशन तो इसकी करनी ही पड़ेगी, ऐसा मेरे को लग रहा था अंदर से। फिर जब हम धीरे-धीरे यहाँ बैठे, मैंने उसको मरने दिया, मैंने कहा मैंने मीटिंग नहीं मिस करनी है। 6 बजे हम मीटिंग में बैठ गए। तो कितने पेन में, कितने दर्द में मैं वहाँ इस पिलर के पास छुप के बैठती थी, सबसे पीछे छुप-छुप के बैठती थी। पंजाब के लोग लंबे-लंबे होते हैं ना सारे, तो मैं उनके पीछे जैसे छुप के बैठती थी ताकि मेरे को आगे से कोई देख ना ले, नम्रता मैम मेरे को देख ना ले। तो नम्रता मैम ने यहाँ से बोलना भी आगे आ जाओ, बताओ, शेयरिंग करो आप। वो खाक शेयरिंग करनी। मेरे को नम्रता मैडम का इतना गुस्सा आना। मैंने कहा हम इतनी दर्द में हैं, हम इतने तड़फ रहे हैं, हमारे से कुछ बोला नहीं जा रहा है, आँखों में आँसू है, क्या शेयरिंग करनी? कुछ शेयरिंग नहीं हमारे से होती थी। ऐसे-ऐसे 2 दिन, 3 दिन, 3 करके जब जब मेरे को धीरे-धीरे यहाँ मीटिंग में बैठ-बैठ के ये पता लगा कि ये लत नहीं है, ये आदत नहीं है, ये तो बीमारी है एक। तो जैसे ही बीमारी का मेरे को पता लगा ना, मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ अंदर से, इतना मेरे को आनंद, सुकून आया। मैंने मन में सोचा कि अगर ये बीमारी है तब तो इसका ट्रीटमेंट तो होगा ही। फिर ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे हम में बहू भी साथ आई हुई थी बेचारी, वो बड़ी अच्छी बेटी है, हमारा भगवान का बड़ा शुक्रिया है कि हमारे को बड़ी अच्छी बेटी मिली हुई है। उसने बड़ा भारी साथ दिया। फिर वो दोनों ऊपर रहते थे, मैं तो रही नहीं, मैं तो वहाँ उन फ्रेंड्स के उनके साथ, वो बेचारे मेरे को लेने आ गए यहाँ पे।
कई दिन तो मेरे को पता ही नहीं लगता था कि कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। फिर मैंने धीरे-धीरे ऑटो में जाना भी सीखा। अब तो मेरे को थोड़ा क्लियर हो गया है कि कैसे-कैसे जाते हैं, कैसे-कैसे आते हैं। शुरू में तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, क्या बोलना है। मैं फ़ोन ऑन कर देती थी और पकड़ा देती थी ऑटो वालों की कि अब वो पूछ कहाँ-कहाँ से जाना, कैसे-कैसे निकलना है। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे फिर यहाँ रहे, फिर हरमिटेज शिफ्ट हो गए, फिर हरमिटेज में भी आना-जाना लगा रहा। यहाँ का एक मैं इंसिडेंट आपको बताऊँ, जब हम 3-4 दिन हुआ हम यहाँ रहते-रहते, अब मैं फिर बाद में मैं जब धीरे-धीरे समझ आने लगी कि देखो बच्चे कितने बेचैन होते हैं हमारे, कितने दर्द में, कितने पेन में होते हैं। वो इतना पेन में था, अपने सब्सटेंस के बगैर इतना परेशान था कि उसने फ़ोन करके वहाँ से पेडलर्स यहाँ मँगवा लिए। यहाँ गेट के पास पेडलर उसका सब्सटेंस लेके यहाँ गेट के ऊपर खड़े हो गए और वो बहू ऊपर रोए, मैं वहाँ रोऊँ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर बड़ी मुश्किल से चलो यहाँ पर एक अच्छा इंतज़ाम है। मेरे को ये डर लगे कि वो अंदर ना आ जाएँ, वो कमरे में ना पहुँच जाए। पता नहीं ये लोग में हर उस टाइम हर आदमी पे शक लगा मेरे को होने। ये जो गार्ड हैं ये शायद मिले हुए हैं, ये नर्सेज़ तो नहीं मिली हुई हैं। ये लोग पता नहीं क्या है, ये ऐसा अपना भी दिमाग दो कितना परेशान होता है उस दिन, ऐसा परेशान दिमाग जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमको सिर्फ़ एक ये रखना, एक जिसको बोलते हैं ना, जैसे एक नाटक में श्रद्धा और सबूरी। डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धा रखो, दवाइयों के प्रति श्रद्धा रखो और मन में सबूरी रखो। ये काम धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे होगा, पर होगा ज़रूर। मेरे को तो विश्वास ही नहीं था कि मैंने कहा और ठीक हो जाएँगे, बेटा मेरा कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मेरा पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकता। एक दिन तो मेरे को इतना घुटन हुई, इतना मैं परेशान हुई, परे से आके मैं आते ही डॉक्टर साहब के बाहर बैठ गई। मैंने कहा आज मैंने डॉक्टर साहब को पूछ ही लेना है कि भई ये क्या चक्कर है, ये कैसे ठीक होना है इन्होंने लोग, परे तो ये ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। फिर लेकिन उतने में नमदा मैम आए, उन्होंने बोला, "आप क्यों बैठे हैं इतनी परेशान होके डॉक्टर साहब के दरवाजे अंदर?" भीड़ थी बड़ी, टाइम नहीं था। कि "आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं?" मैंने कहा, "ऐसे-ऐसे मैंने डॉक्टर साहब पूछने आज ये तो ऐसा-ऐसा बोल रहा है।" वो नम्रता मैडम बड़े हँसे मेरे को। वो बोले, "ऐसे ही बोलते हैं, आप थोड़ा-सा आराम रखो, थोड़ा चैन रखो, कुछ नहीं होता है, आप मीटिंग में जाओ।" तो हमने बस एक ही टारगेट रखा, एक तो मीटिंग से जुड़े रहना है, दूसरे दवाइयाँ टाइम पे खानी है, तीसरे उस उससे जैसे बोलते हैं कि कोई बहस नहीं करनी है, बिल्कुल उसको प्रोवोक नहीं करना है। तो अब पर यहाँ से जब गए तो पेशेंट भी काफ़ी सीखा हुआ होता है, ऐसा लगता है मेरे को, काफ़ी सीखा हुआ, हालाँकि बेचैन होता है, दर्द उसको होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर से उसकी जो एक चाह जागृत हो जाती है ना ठीक होने की, वो होती है। फिर वो हमारे को मैंने ये महसूस किया कि वो हमें तोड़ने लग जाता है कि इनमें कितना करदम है, भई इन्होंने मानना, अगर तो ये बोलेंगे कि मनाने दे कोई बात नहीं हो, फॉलो अप नहीं जाएँगे, तो ठीक है। अगर वो उसको पता है कि इन्होंने मानना तो है नहीं, फॉलो अप में जाना ही है, तो वो 2 दिन पहले तैयार हो जाता है। अब मैं 3 हम जैसे फ़ॉलो-अप में आना तो हफ़्ता पहले से बात शुरू हो जाती है कि भई कपड़े पैक कर दो, ये डालने हैं, ये दवाइयाँ वग़ैरह, बात तो शुरू हो जाती है ना, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं कि जाना है हमने। अगर हम ढीले बैठे रहें कि भई कोई बात ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो फिर वो भी चुप हो जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके हमारी जर्नी चली। अब पेशेंट हमारा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल 100% ठीक है। बातचीत भी अच्छी है, काम भी अच्छा चला हुआ है। अपने अब तो पहले हम धीरे-धीरे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि अकेले नहीं उसको भेजना है, पैसे नहीं रखने हैं। तो उसको शुरू के 5-6 महीने तो हमने उसको बिल्कुल काम पे भेजा ही नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे अब जा रहा है, अपना काम भी अच्छे से कर रहा है, तो ठीक चला हुआ है, बढ़िया चल रहा है, ऐसी जर्नी है हमारी। बातें तो बड़ी बहुत ज़्यादा बातें हैं, बीच-बीच में निकलती रहती हैं, कुछ मैं भूल भी जाती हूँ। पर अब हमारे घर में सुकून है। अब हम अच्छे से खाते हैं, अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से जाते हैं इधर-उधर। नहीं तो पहले कहाँ, पहले तो बस हर टाइम लड़ाई, कोई एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, उसको पीछे से दौड़ रहे हैं, उसको ढूँढ रहे हैं। वो उसको उसकी कोई क्या होती है, आज हमें तो उतना पता भी नहीं है, लोकेशन ऑन कर देते हैं थे। वो तो करना क्या भई, उसको ढूँढ के उसकी लोकेशन ऑन करके क्या करना? अब का बच्चा कहाँ है, हम वहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमको यही पता है कि वहाँ गया है, कहाँ गया है। असली काम तो इलाज करके ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को यहाँ आए हैं तो परमात्मा ने हमको यहाँ आने के लिए चुना हुआ है। आजकल भी मैं देखती हूँ हमारे वहाँ पर बहुत से पेशेंट घूम रहे हैं, बच्चे बेचारे। इसी 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 के फ्रेंड्स आज भी आते, कल आते थे, हम बात कर रहे थे। मैंने कहा वो तेरा वो दोस्त तो क्या? बोले मम्मी बुरा हाल है।
जबकि वो बहुत अच्छी फैमिली से फादर पे उसके प्रिंसिपल हैं और एक वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। और मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा हम जा रहे हैं तो आप भी चलो, थोड़ा उसको कराते हैं बच्चे को उसकी। बोलते मरना तो उसको मरे परे। तो मैं मन में सोचने लगी कि डॉक्टर साहब ने ठीक बोला कि ये जो बीमारी है, ये फैमिली के बगैर ठीक नहीं होगी। ये तन्हा करके मारती है आदमी को। ये आदमी को अकेला कर देती है, परिवार भी ऐसा हो जाता है कि मर जाए अब हमें नहीं स्यापा पड़ा हुआ है। तो परिवार अगर लगा रहेगा, परिवार अगर हिम्मत रखेगा, बच्चा क्यों नहीं ठीक होगा, पेशेंट क्यों नहीं ठीक होगा? मुझे तो ऐसा लगता है हमारा बच्चा बिल्कुल 100% ठीक है। अब हर्मिटेज में है, 2 दिन के फ़ॉलो-अप के लिए हम आए हुए हैं। बीच में भी ऐसा नहीं है कि वीक एक्शन नहीं किए, वीक एक्शन भी किए उसने। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे ही हवा में निकल गए आगे-आगे, वीक एक्शन भी हुए। लेकिन मैं बिल्कुल बना रखती हूँ, मैं या तो श्वेता मैम को फ़ोन कर देती हूँ, वो बोलते हैं मेरे को कि वो ऐसा करो, इस ढंग से बात करो, ये दो। पीछे उसको कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ज़्यादा दवाइयों से, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला ऐसे उन्होंने दवाई मेरे को लिख के भेज दी कि ये इसको ले लो केमिस्ट से और ये खिलाओ। बस हमने खिलाई, बढ़िया हो गया। उसके बाद पीछे अब उसको क्या होता है वो थायराइड प्रॉब्लम आ गई उसको ना, तो उसका वज़न बड़ा गिर गया और उसको टाँगों में दर्दें शुरू हो गई। तो फिर समझ ना आए, मैंने कहा पता नहीं अब इसको क्रेविंग्स के कारण हो रही हैं कि किस कारण से हो रही हैं। फिर मैंने निखिल को और श्वेता को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि इसका थायराइड चेक कराओ। तो वो 200 से भी अप चला गया हुआ था। बस फटाफट वो गोली लगा दी एक, अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जिसको बोलते हैं उसकी बातचीत में भी मज़ा है, उसको देख के भी मज़ा है, उसके साथ बैठ के भी मज़ा है। कल हम दोनों होटल में थे, तो हम इतनी दूर से आए, मैं सारे रास्ते जिस विसर में सारे रास्ते ना उसको ऑब्ज़र्व करती रही। पहले हम आते थे ना तो रास्ते में ऐसे हरे-हरे खेत हैं, देखो पीछे-पीछे ना गढ़शंकर से आगे हरे-हरे खेत हैं। तो ऐसे आते थे तो वो तो कहाँ देखता था इधर-उधर, देखता हम तो ऐसे पागल बने पड़े थे, वो नहीं देखता था। तो मैं कल उसको देखने लगी, बोली मम्मा ये धान ना, जब हम पिछली बार आए ना तो ये धान इतने-इतने थे। फिर दूसरी बार आए तो ये धान जो है ये पके हुए थे और इस बार आए तो देखो ये धान कट गए, ऐसी खुशबू बिखरी हुई ना वहाँ पे। तो बोले कि मम्मा देखो धान की कितनी अच्छी खुशबू बिखरी हुई है। आगे मटर के खेत थे। तो देखो बोले मम्मा बोले कितने सुंदर मटर लगे हुए हैं। मैंने कहा तो अभी आ जाएँगे हमारे खेतों, अब हमें मिलेंगे ये खाने को मटर। तब उसकी हर चीज़ मेरे मैं जैसे मैं देखती हूँ उसकी हर चीज़ बदल गई है। बातचीत, ओरे-परे देखने का नज़रिया, मेरा भी ध्यान रखता है। गाड़ी इतनी अच्छी चलाता है। पहले तो मैं उसकी गाड़ी में बैठती ही नहीं थी। उसकी तो इतनी स्पीड होती थी भी आदमी अब गिरा कि तब गिरा। एक बार वो और उसके पापा शिमला जा रहे थे गाड़ी में ना, उसके पापा आधे रास्ते में उतर गए। दूसरी गाड़ी बस पकड़ के वापिस आ गए, बोले इसके साथ बैठना किस लिए? ये तो मार देगा मेरे को। तो ना कोई गाड़ी चलाने की तमीज़, ना कोई बात करने की तमीज़, बस गाड़ी में चढ़ना तो इधर-उधर जो भी गाड़ियाँ पास लेती जाएँगी तो उनको गालियाँ बकता हुआ ही जाएगा। पीछा करेगा, दूर जाके लड़ाई करेगा उनके साथ। इतना उसका मैं क्या बोलूँ भई, बहुत ही बुरा हाल था। अब तो बैठ के भी मज़ा है, चल के भी, अब बाहर जाता है तो मेरे को उतनी टेंशन नहीं होती है। पहले तो घर से निकले, स्ट्रेस मेरे को शुरू हो जाता था, कि आज पता नहीं क्या करके आएगा, आज क्या मेरे को सुनाएगा ये। इतनी इज़्ज़त हमारी उसने हमारे समाज में खराब कर दी हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। सारे बोलते थे ये मैडम कैसी है, सारी दुनिया के बच्चे पढ़ाए इसने और अपना बच्चा इससे सँभाला नहीं जा रहा है। ये है कैसे? जैसे हमारे समाज में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं लोग। तो मेरे को खुद मैं भी खुद सोचती थी कि ये मैंने क्या किया? मेरे को अपना बच्चा पालना ही नहीं आया। मैंने इसको कैसी परवरिश दी होगी? इसका मतलब मैं गलत हूँ। पर फिर मैं सोचती थी मेरे पास बेटी भी तो बेटी तो इतनी अच्छी पाली है मैंने। अच्छी पढ़ी हुई है, अच्छी अच्छी पढ़ी, दोनों को अच्छी शिक्षा दी मैंने। कहाँ गलती रह गई? कहाँ गलती रह गई? सोच-सोच के परेशान हो जाना। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि बीमारी है। फिर मेरे को समझ आया कि ये बीमारी हमारी जीन्स में, हम तो जेनेटिक हैं। क्योंकि मेरा जो छोटा ब्रदर था उसकी 45 इयर्स की उम्र में डेथ हो गई थी। सेम यही सिम्पटम, सेम यही बातें, सेम सब कुछ। 2015 में वो गुज़र गया 45 ईयर की उम्र में। सेम टू सेम यही। तो अब मेरे को एहसास होता था कि वो भी कितना बीमार था, लेकिन उन दिनों हमें पता ही नहीं था। ना कोई साधन था, ना कुछ पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेचारा बुरी तरह से मर गया। अब मुझे याद आती है। तो ऐसी हमारी जर्नी है। सब ठीक होंगे, सब अच्छे हो जाएँगे। जैसा कि अनु और अमन मैम बोलते हैं कि इसमें भीगना, मैं सोचती थी कैसे भीगना, इस प्रोग्राम में कैसे भीगना होगा। इस प्रोग्राम में भीगने का ये मतलब यही है कि इसको अच्छे से सुनो,
अच्छे से समझो, अच्छे से मन में अपने डालो, क्यों नहीं ठीक होंगे? आएगी रिकवरी, आएगी, पक्का आएगी। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ नहीं ਕਰਨੀ नहीं ਪਈ नहीं ਸੀ? नहीं, ये पेशेंट ने जहाँ से मानना है वो ही तो खराब है। पेशेंट ने जिस जिस जगह से सोचना है, जिस जगह से मानना है, वो वही चीज़ तो हमारी खराब है। वो ब्रेन, वो EFC तो खराब है, और उसके साथ साथ हमारा भी खराब हो चुका होता है। इसमें परिवार को ही फर्स्ट स्टेप, हमेशा परिवार को ही लेना पड़ेगा, और किसी एक को बड़ा सख्त स्टेप लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है जैसे मैंने लिया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते थे वो। जब मैंने अपना पेशेंट यहाँ लाया, वो इतना रोए, वो बोलते ये औरत हो के ये क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, तो मरवा देगी मेरे बच्चे को। इसको तो अक्ल ही नहीं है उतनी। उन्होंने वो मेरे को बहुत मेरे को तंग किया बहुत। मैंने कहा अब आप चुप रहो, मैं आपको बाद में ही जवाब दूंगी। मैंने नहीं किसी को नहीं मैंने पूछा। हम उठे और हम आ गए। बस मैं अपने इस पे अड़ी रही कि हमने यहाँ ट्रीटमेंट, मेरे को वो यहाँ आके इस हॉस्पिटल के अंदर आके मेरे को ऐसी कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हुई कि मेरे को ऐसा अंदर से मेरी आत्मा ने बोला कि नहीं, यहाँ कुछ होगा हमारा। हमको लगे रहना है, हमको डटे रहना है, यहाँ हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और वैसा ही हुआ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੋਸੀਬਲ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली के बगैर ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। पेशेंट तो बोलेंगे, अब ये बच्चा यहाँ बैठ के चला गया, तो इसको देख के मेरे को बिल्कुल अपना वो दिन याद आया। हमारा बच्चा भी ऐसे ही करता था, यहाँ नहीं बैठना, कमरे में जाना, बड़ा परेशान करना। मेरे को बिल्कुल वही फीलिंग आई। मैंने कहा ये मेरा बेटा ही बैठा हुआ है। लेकिन परिवार को बिल्कुल स्टेबल रहना है। परिवार अगर स्टेबल रहेगा तो अपने अपने बच्चे को बचा ले। बताया श्रद्धा सबूरी रखो। हम्म। तो जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको कैसे पता चला कि आप भी बीमार हो? क्योंकि हम फैमिली ये बहुत पर लिखा होता है कि सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट करो, हमें ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल बीमार तो हम थे ही, लेकिन पता यहाँ लगा के कि हम बीमार हैं। बीमार तो जैसे कि डॉक्टर साहब की मैं मीटिंग्स पुरानी सुनती रहती हूँ ना, तो हम बीमार भी इकट्ठे ही होते हैं और हमारी हीलिंग भी इकट्ठे ही होती है। जब बीमारी पेशेंट में ही नहीं बीमारी आती, हम में साथ ही तो आती है बीमारी। तो साथ साथ ही बीमारी बच्चा पेशेंट भी है, तो हम तो पेशेंट हैं ही, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। थोड़ा मुझे लगता है हम लगने भी नहीं देते हैं पता। नॉर्मलाइज करते हैं हम उस बिल्कुल चीज़ उसको नॉर्मलाइज। अब मैं ड्यूटी जा रही हूँ, बिल्कुल हंस रही हूँ, लोगों के सामने मिल रही हूँ, बात हो रही है, समाज में जा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अंदर से हम रो रहे हैं, अंदर से वो समाज में हम कहीं भी गए, अंदर से ध्यान वही है। अब पता नहीं अभी फ़ोन आ जाएगा, वो इमरजेंसी बटन ऑन ही है कि कब फ़ोन आ रहा है, कब क्या सुनना है, कब क्या हो रहा है। लेकिन बाहर से बिल्कुल मुस्कुराहट है चेहरे पे। मैं तो यहाँ आके रोई पहली बार। पहले मैं भी बिल्कुल डरी हुई थी कि अब देखो यहाँ के लोग तो बड़े हाई जेंट्री हैं सारे, हम तो गांव के लोग हैं, सिंपल लोग हैं। अब ये लोग पता नहीं हमारे को किस ढंग से जज करेंगे। मेरे को तो इतना डर लगा रहता था कि बस अब मेरी बड़ी भारी बेइज्जती की बात है। फिर लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगा कि जज तो इन लोगों ने क्या करना, ये तो हमको इतना प्यार दे रहे हैं। आप हो, मीनाक्षी हो, अमन हो, अनु हो, नम्रता मैम हो, इतना सारे लोगों ने प्यार दिया कि मेरा तो दिल प्यार से भर गया है। वैसे ऐसे जर्नी चली हुई है हमारी, सीख रहे हैं हम भी, धीरे धीरे सीख रहे हैं। पर बस मैं एक ही बात रखती हूँ कि मैं मीटिंग सुनना नहीं। कई बार तो मैं, हालांकि कई बार मैं इधर उधर होती हूँ, किसी के घर होती हूँ, तो वहाँ पे भी मीटिंग लगा रखती हूँ। तो मेरी बेटी कई बार बकती है, मम्मी आप भी ना, आप तो बिल्कुल भाटिया सर के बिल्कुल ये बन गए, आप तो चेले बन गए उनके। मैंने कहा हाँ मैं बन गई हूँ। आप लोग मीटिंग लगा रखते हैं सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। देखो मैं सोचती हूँ कई बार 15 महीनों से रोज सुन रही हूँ ना सुबह शाम, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो रिपीटिंग है। मेरे को रोज नई, देखो मैं डायरी अभी भी आप पास रखती हूँ, कोई नई एक आधी बात, कुछ भी वो बात हो तो मैं उसको नोट करती हूँ। आजकल सर में वो डेवलपमेंट पड़ा, आपका लेटर चला हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा लेटर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। उस पे मैं रोज ना इसको देख के बिल्कुल वो खुद को ये करती, असेस करती रहती हूँ, खुद को असेस करती रहती हूँ।
बेटे को बेटा बेटा बस मीटिंग नहीं सुनता है, उसमें ये कुछ 2-3 चीज़ें वो मीटिंग नहीं सुनता है, बोलता है मेरे को आ गया सब कुछ अब रोज़-रोज़ नहीं सुनना मैंने, मेरे को आ गया सब। तो फिर आज भी कल जब हम वहाँ बैठे हुए थे वो होटल में ठहरे हम रात को, मैंने कहा वो डेवलपमेंट लेटर तेरे को मैंने देखा भी सीखा भी? तो बोलता मेरे को तो आता है सारा। मैंने कहा तो बताओ फिर तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो? फिर वो चुप हो गया। मैंने कहा तो बच्चों फिर पर तेरे को पूछना है उन्होंने, फिर तेरे को पता नहीं लगना है। ऐसी जर्नी है बस।